एक थर्ड पार्टी जैसे बजाज करती है व्हीकल का इंश्योरेंस, वो आती है थर्ड पार्टी। आया होगा, अभी क्लास चल रही है, रुको। अरे माइक ऑन है भाई साहब, कम बोल लो। गई बोल देंगे अपने आप। हेलो 599 का 299 का हो रहा है। कौन नंबर है? हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है, 1 महीना से हो ठीक। ये सब स्टडी वाली ये ठीक है, लेकिन ये चलेंगे थोड़ी ना, ये मुश्किल है, 2 दिन टाइम चाहिए ना, उसलिए आप इस टाइम से जाओगे। हाँ ये साइन नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन तो ओरिजिनल हमारा होगा नहीं, तो मेरे से निकालेंगे। ये अपने एक्सेल देखिए, आपकी कार्ड की छुपा दिया ना, कार्ड के कितना होता है अपने से स्कैन कर दिया ना ना, जैसे पूरा है जी। हाँ ये साइन है,
इकोनॉमिक्स का बना दिया है बच्चों को। अच्छा बना दिया। हां सोशल वर्क का बना दूंगी, मैनेजमेंट का दे देना मैं बना दूंगा। ठीक है। लेकिन आपके पास ये सारे होने पड़ेंगे ना, जरूरत होगी क्या नहीं होगा, है ना। आप ये देखो ना फिजिकल में आपको कितनी वैल्यू बचे वो डाल दो, कंफ्यूज करना तो बाकी जैसा ऑलरेडी लिखा है एक बार तो आ जाती है ना आपके पास, वो देखो ये कंप्यूटर को भी कैसे है नहीं कंप्यूटर को नहीं दिखाओ, कंप्यूटर तो है आपके पास, ये तो वो आइटम है ये दोनों जो मुझे कुछ करना ही नहीं आपको, ये जरूरत के शेयर वाला टेस्ट होने पड़ेंगे अपनी बात है, फिर भी सीखने निकालेंगे कितने ठीक है स्पेसिफिकेशन दे देंगे, ठीक है अभी तो दिया। अब ये कोई हमारे ऊपर में कोई ना चीज है, कोई कोई लेता है कोई लेता है, इससे करके ये तो साल को है ऐसा भी करता हूं कोई नहीं ऐसा करके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है। फिर तो ठीक है, चलो। तो आज 2 बजे तक मैं आपको लिस्ट बना के भेज दूंगा फाइनली ग्रुप की, और आप वो लिस्ट देख के फाइनल करके देख लेना कि ओके आपकी तरफ से, बाद में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं आपसे कई दिन से पूछ रहा था कि अपना ग्रुप बता दो, तो मुझे 2 बजे तक मैं आपको फाइनल लिस्ट दे दूंगा कि किस बच्चे ने कौन सा ग्रुप लिया है। सर हाँ जी बोलो। सर जो आप अभी हमें टॉपिक्स पढ़ा रहे हो ये फर्स्ट ग्रुप के या सेकंड ग्रुप के हैं? ये ग्रुप के नहीं है, ये आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स है। ये वाला आपकी क्लास, तो ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है सबके लिए। ओके सर। हाँ, ग्रुप वाली क्लास हमारी 12-20 पे लगती है। हाँ जी ओके सर। हाँ, ये तो सबके लिए कंपलसरी पेपर है, पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो कोई ऐसा भी है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर ये क्या है, पब्लिक गुड, क्लब गुड, क्वासी गुड, असली में कुछ होता भी है नहीं, या किसी को ये ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा नॉनसेंस है, कुछ रियल नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो डिस्कस कर सकता है मेरे साथ कि सर ये पब्लिक गुड्स तो कुछ होता ही नहीं, या प्राइवेट गुड्स तो कुछ होता ही नहीं। तो आप एक बार वो अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो मेरे साथ। बताओ, किसी को कुछ डाउट हो इस सब्जेक्ट पे, इसकी एप्लीकेबिलिटी, कि भाई ये सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता सर ऐसे, हमारे समझ में नहीं आ रहा पब्लिक इकोनॉमिक्स। वैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, लेकिन बात है कंसेप्ट क्लियर होने की, कि आपको ये समझ में आ रहा है कि क्लब गुड क्या है, मार्केट फेलियर क्या है, या नहीं आ रहा, ये बताओ मुझे पहले। बताओ, किसी को कुछ डाउट हो, नहीं तो फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नो डाउट सर, टॉपिक स्टार्ट करो। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पब्लिक गुड प्रोविजन की। कल हमने बात की थी कहीं, जैसे कि कल मैंने टेम्पल का एग्जाम्पल लिया था, मिल्क प्लांट का एग्जाम्पल लिया था, तो हम में से लगभग सभी स्टूडेंट ने मिल्क प्लांट के लिए ही वोट किया था कि सर मिल्क प्लांट जो है एक प्राइवेट गुड है और उसका प्रोविजन ही होना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया था कि हाँ मिल्क प्लांट का हो, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये कुछ थ्योरीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपकी एक है बोवन मॉडल या बावन मॉडल, ऐसे बोलते हैं इसको। बोवन जो है इकोनॉमिस्ट का नाम है, उनका ये मॉडल है कि कहीं पे पब्लिक गुड्स अगर लगेगी या प्राइवेट गुड्स लगेगी तो कौन कौन से फैक्टर वहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे 2 थ्योरीज मेन है हमारी इस यूनिट में। एक तो आपकी सैमुएल्सन थ्योरी, दूसरा है आपका बोवन मॉडल। तो पहले बोवन मॉडल की बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये वैसे आपका टॉपिक नहीं है, मतलब टॉपिक से रिलेटेड है ये, पीगू की अप्रोच। तो जो यहाँ पे मैंने 3 अप्रोच की हमें यहाँ बात करनी है,
पहली जो आपकी अप्रोच है वो है द मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच ऑफ पब्लिक गुड्स एलोकेशन, कि भाई जहाँ पे हम कई पब्लिक गुड या प्राइवेट गुड लगा रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हर इंसान के लिए कैसे होनी चाहिए। सेकंड आपका वॉलंटरी एक्सचेंज अप्रोच, इसमें बात होगी या किसकी, बोवन मॉडल की, जो बोवन की मैंने बात कही थी अभी। तीसरे जो है सिमुलेशन अप्रोच टू पब्लिक गुड्स एलोकेशन, इसमें बात होगी कि पब्लिक गुड्स का कितना पार्ट कौन पे करेगा। अब सीधी सी बात यह है कि देखो जैसे कल मैंने चंदा इकट्ठा करने की बात कही थी, या कहीं पे कब जब भी कोई प्रोजेक्ट लगता है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पब्लिक का पैसा ही उसके लिए यूज होता है। अब यहाँ पे जो पीगू की जो पहली कंसेप्ट है द मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसमें इसने 2 पॉइंट उठाए हैं। पहला पॉइंट क्या उठाया है, टैक्स। टैक्स जो हम पब्लिक देती है, जनता का देती है जो सरकार को, सरकार जो है वैसे उसके लिए बाउंड नहीं है, सरकार उस टैक्स के पैसे को किसी भी प्रोजेक्ट पे लगा सकती है, ये उसके पास पावर है। दूसरी चीज़ क्या है, एक्सपेंडिचर या पब्लिक फिस्कल या पब्लिक फाइनेंस, कि जो गवर्नमेंट ने टैक्स यूज किया है लोगों के लिए, कि गवर्नमेंट जो है टैक्स का पैसा गवर्नमेंट पब्लिक के लिए ही यूज करना चाहती है, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कस होगी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अब फिर से हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, हम भिवानी का कोई एग्जांपल लेके चलते हैं कि यहाँ पे कोई पब्लिक गुड्स लगानी है, तो हम किसी फैक्ट्री का मान सकते हैं, या आप मान लीजिए हमने सोलर प्रोजेक्ट की चलो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक पावर प्लांट लगेगा सोलर की तरह, जिसमें हमारी जो सारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका प्रोडक्शन होगा, और वो सारी चीज़ें भिवानी में लगनी है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये मान लीजिए ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं है कि बस पैसा तो है गवर्नमेंट के पास, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे मुंह उठा के एकदम से प्रोजेक्ट नहीं लगाएगी। उसके लिए पहले वो उसकी बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करना, ठीक है, लोगों के साथ सर्वे करना, लोगों की क्या सोच है, क्या लोगों को लगता है कि सच में इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी या नहीं रहेगी। उसके बाद आता है आपका टैक्सेशन, उसके बाद आपका आता है मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल डिस्यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है कि आपने जो यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा दिया, और जो आसपास के यहाँ के लोग जो आसपास के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए उस प्रोजेक्ट की कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है। अगर ऐसा है कि मार्जिनल यूटिलिटी 100 बंदों तक तो थी पॉजिटिव, मतलब किसी के लिए 4 थी, किसी के लिए 5 थी, किसी के लिए 10 थी, लेकिन 100 के बाद जब 101वां बंदा आया उसके लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने वो प्रोजेक्ट लगाया है वो पूरे भिवानी का भला नहीं कर रहा, वो पूरे भिवानी के लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सिर्फ जो 100 आदमी हैं आसपास के उस रेजिडेंस के, सिर्फ वही उससे बेनिफिशियल्स हैं, वही उससे बेनिफिट्स उठा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह हमें देखना है कि जो जो प्रोजेक्ट या पब्लिक गुड्स हम लगा रहे हैं उसकी मार्जिनलिटी हम तब तक देखेंगे जब तक वो 0 ना हो जाए। मतलब मान लीजिए 100 पे 0 नहीं हुई, 1000 पे 0 नहीं हुई, 10,000 पे भी जाके 0 नहीं हुई, 1 लाख पे जाके 0 हो जाती है मार्जिनलिटी उस प्लांट की या प्रोजेक्ट की। तो फिर एक सीधी सी बात है कि जब जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट या फैक्ट्री लगती है, बेनिफिट्स जो है एक वो एक थ्योरी होती है ना, ट्रिकल डाउन थ्योरी, कि बेनिफिट्स जो है धीरे धीरे जो दूर के लोग हैं उनके पास कम पहुँचेंगे, और जो पास के लोग हैं उनके पास बेनिफिट्स हमेशा ज़्यादा पहुँचते हैं। तो ये कहना कि भाई आपने पब्लिक गुड्स लगा दी, उसका एलोकेशन करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि उसके लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी तब तक रहनी चाहिए जब तक वो 0 ना हो जाए, क्योंकि जहाँ पे जिस पर्सन के साथ वो 0 हो जाएगी वहाँ पे उसका बेनिफिट्स मिलना बंद हो जाएगा। अब जैसे आपने यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, मार्जिनल यूटिलिटी की मैंने बात कर ली, अब यहाँ पे बात आती है मार्जिनल डिसयूटिलिटी, ये भी एक चीज़ है। अब जरूरी नहीं है कि जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया, फैक्ट्री लगाई, कुछ भी लगाया, उसके सिर्फ बेनिफिट्स ही हो, उसके नुकसान भी होंगे, सीधी सी बात है। अब जैसे यहाँ पे कोई ऐसी फैक्ट्री लग जाए, जैसे कि अगर आप एक चीज़ देखो, चलो आपको डिस्कस करना पड़ेगा, हम किससे डिस्कस करें। हाँ दीपिका, दीपिका अनम्यूट करो अपने आप को। कभी पानीपत गए हो आप?
आपकी वॉइस नहीं आ रही, आ तो रही है लेकिन कम आ रही है दीपिका। आई थिंक नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ, तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो कोई नहीं, आपका नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। तो हम बात करते हैं नवीन से। नवीन भाई अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं जी ये सर, पूछ रहा था कि आप पानीपत गए हो? बहुत बार सर। क्या चीज़ है जो आपको पानीपत में अच्छी नहीं लगी? अच्छी नहीं लगी उस पर्पज से, ये देखने के लिए तो नहीं गए ना सर कभी कि वहाँ पे क्या अच्छा नहीं है। मतलब कोई एग्जाम वगैरह होते हैं तो उनके लिए जाना पड़ता है। मतलब अगर आप पानीपत के अंदर चले जाओगे तो आपको जगह जगह तो आपको फैक्ट्री लगी मिलेगी, पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मतलब 2 कदम नहीं चलते हो हाँ, वो तो बहुत फैक्ट्री है। भीड़ भाड़ वाला एरिया है, इसमें ठीक भी है, है। फैक्ट्री तो है, चलो हाँ ठीक है, लेकिन जो फैक्ट्री से वो गंदी स्मेल आती है एसिड वगैरह की, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर काम कपड़े का है, तो एसिड भी काफ़ी यूज होता है उधर कलरिंग वगैरह के लिए और चीज़ों के लिए। ठीक है, तो जी जो पानीपत में जो है इंडस्ट्री ज़्यादा होने की वजह से या फैक्ट्री ज़्यादा होने की वजह से मच्छर भी ज़्यादा है, स्मेल भी ज़्यादा है, ये एक पार्ट है पानीपत का। जहाँ पे फैक्ट्री होगी वहाँ पे कुछ ना कुछ गंदगी भी फैलनी श्योर है, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे जी ही जी। बस मैं एग्जाम्पल के लिए पूछ रहा था कि जब हम पानीपत जाते हैं तो वो जो एसिड की स्मेल है वो पानीपत वाले लोगों को तो आती नहीं है, वो हैबिचुअल हो गए हैं उस चीज़ के। लेकिन हम जब बाहर से कोई उधर जाता है अपने रिलेटिव से वो तो मिलने। एक वो शुगर मिल है, शुगर मिल भी है ना शायद सर, उसकी वजह से भी ज्यादा वो है शायद। हाँ, तो क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा एसिड सबसे बहुत ज्यादा ज़्यादा। इफेक्ट उसी का होता है। हम्म। तो जहाँ पे शुगर मिल है या कुछ भी है तो स्मेल जो है आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं उनके लिए वो मार्जिनल डिसयूटिलिटी है। वहीं पे ये बात मैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था कि कहीं पे कोई प्रोजेक्ट लगता है या फैक्ट्री लगती है तो उसके कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव्स भी है। तो अब ये जब ये बात हो रही है कि भिवानी में कोई फैक्ट्री लगा दी है तो उसकी मार्जिनल डिसयूटिलिटी क्या हो सकती है। मान लीजिए कोई अस्थमा का पेशेंट है उस भिवानी में उस इंडस्ट्री के आसपास और पोल्यूशन ज़्यादा है, तो उस अस्थमा के पेशेंट को हो सकता है अटैक ज़्यादा आए या उसको दवाइयाँ ज़्यादा लेनी पड़ेगी, उसको सावधानी ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, उसका मेडिकल का एक्सपेंसेस बढ़ रहा है वो इंडस्ट्री लगने के बाद। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मार्जिनल डिसयूटिलिटी। बस ये आपको इसलिए ये तो एग्जांपल दे। किसी भी फील्ड, ये चीज तो सर किसी भी फील्ड में लगा लो, जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो चाहे। हाँ, तो जो अपना चाहे अपना आज का फैक्ट्री जो से ये लगा लो, बिजनेस से लगा। कोई भी प्रोजेक्ट हो, जी हम कुछ भी हो इसमें, इसलिए आज हम यहाँ हाँ, पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि पब्लिक गुड्स का अगर उसमें एलोकेशन। डिसएडवांटेज ना होना सर तो उसकी फिर मतलब वही बात होगी ऐसा, फिर वो इतनी कमाई का करेंगे क्या? ये मतलब तो है। किसी भी चीज में अगर मतलब खर्चा नहीं है, लागत नहीं है, या उसके मतलब कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, तो फिर ऐसा काम हो जाएगा तो फिर ये दुनिया काबू में नहीं आएगी किसी के। अब देखो पता नहीं साइंटिस्ट, शायद इस पे एक मूवी भी आई थी, शायद रोबोट 2 मूवी देखी है किसी ने, रोबोट 2.0 कुछ ऐसे थी। जी 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 जी। उसमें एक मोबाइल टावर्स का काफी बड़े लेवल पे डिस्कशन हुआ है कि जितने ज्यादा मोबाइल टावर्स लग रहे हैं ये बर्ड्स के लिए, ह्यूमंस के लिए डेंजरस है। इसके लिए सर, इसके लिए आप मतलब इससे भी अच्छी मूवी है द रिटर्न्स ऑफ अभिमन्यु। उसमें पूरा मतलब जो साइबर क्राइम है ना जितना भी है उसका सारा खोल के बता रखा है कि कैसे मतलब ये 2-2, 4-4, 5-5 रुपए से कितना कुछ ये क्राइम कर रहे हैं ये लोग। मतलब हाँ, मतलब बहुत इसको सबसे हमारा इशू बेस्ट ये मूवी है है। कि वही मोबाइल टावर जहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं ना वहाँ पे जैसे कैंसर हाँ के पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी ये स्टडी है, पता नहीं इसको जानबूझ के नहीं निकालने दे रहे मोबाइल कंपनीज, लेकिन कुछ स्टडीज ये कह रही है कि ये जो मोबाइल टावर जहाँ पर जितने ज्यादा लगते हैं तो इससे जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे ब्रेन के लिए, स्किन के लिए डेंजरस है और कहीं ना कहीं वो कैंसर उसके लिए बनता है, स्किन डिजीज ज्यादा होते हैं। ये स्टडी कह रही है कि मोबाइल टावर्स जो है जितने ज़्यादा लगेंगे आपके पेशेंट डिजीज जो है ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये भी एक तरह से मार्जिनल डिसयूटिलिटी है। वैसे मोबाइल टावर लगने के बेनिफिट्स तो है, आपकी नेटवर्क स्पीड अच्छी आएगी, आपकी कॉलिंग क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसकी डिसयूटिलिटी क्या है कि आपको जो है कैंसर जैसी बीमारियां भी जल्दी पकड़ेंगी, क्योंकि जो रेडिएशन है
वो कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन को इम्पेक्टेड करती है बहुत बड़ी लेवल तक। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है गवर्नमेंट को, यहाँ पे यूटिलिटी देखनी है, मार्जिनल यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी भी देखनी है। अगर डिसयूटिलिटी ज़्यादा है तो क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं लगेगा, गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर देगी। दूसरी चीज़, अगर डिसयूटिलिटी तो कम है, डिसयूटिलिटी कम है और यूटिलिटी ज़्यादा है तो गवर्नमेंट जो है उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पे अब बात आती है एबिलिटी टू पे, टैक्सेशन के, अब यहाँ पे बात आएगी आगे कि भाई कौन उस चीज़ के लिए कितना देना चाहता है। अब ये यहाँ पे एक डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है, इसमें बिल्कुल इजीली बताते हैं आपको। एक गुड ली गई है पब्लिक गुड्स एक्स, अब यहाँ में गवर्नमेंट को ये देखना है कि वो एक्स गुड को, एक्स यानी कोई प्रोजेक्ट लगा लीजिए, कि कितने बड़े लेवल तक और कितने लोगों को प्रोवाइड कराना चाहती है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इन्होंने ये कहा है कि प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड हैज बीन कैरिड टू पॉइंट एम, कि जो ये इसका प्रोडक्शन था एक्स गुड का, ये MUX कर्व है जो आप देख रहे हो, ये इन्होंने कहाँ तक किया, इसका प्रोडक्शन M पॉइंट तक किया है, जहाँ पे लिखा है वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द एक्स इज जस्ट इक्वल टू द मार्जिनल डिसयूटिलिटी इम्पोज्ड बाय द टैक्स नेसेसरी टू पे फॉर इट्स प्रोडक्शन। अब ये जो नीचे वाली MD टैक्स देख रहे हो आप, ये डिसयूटिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये प्रोजेक्ट लगाना है तो गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ाएगी। तो इन्होंने ये इसका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया है कि कहाँ तक तो एक्स को प्रोवाइड कराना है और कहाँ तक जो है गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी। तो ये जो आपका M पॉइंट है, M पॉइंट जो है यहाँ पे ये J स्मॉल वाला और ये कैपिटल J, ये जो है यहाँ पे इक्वल पॉइंट शो कर रहे हैं। मतलब जो पब्लिक गुड X होगा उसका प्रोविजन जो है M पे होगा। तो ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ना तो वो L पे करेंगे ना वो N पे करेंगे। L पे कर रहे हैं तो टैक्सेशन कम है, अगर N पे कर रहे हैं तो टैक्सेशन ज़्यादा है। लेकिन हमें ऐसा करना है कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी दोनों जो है इक्वल रहे। अब आगे चलते हैं हम। ये आपका बोवन मॉडल जो सेकेंड यूनिट में लिखा हुआ है, वॉलंटरी एक्सचेंज अप्रोच। अब इसमें क्या बात हुई है, द वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ थ्योरी ऑफ पब्लिक गुड्स एलोकेशन derives itself from the benefit received principle governing the distribution of tax burden. This approach suggests that the resource should be allocated to the public sector in a manner analogous to their allocation in the market with its price system. An individual should buy public goods through taxes just as he elects to purchase private goods through market price. An individual becomes a taxpayer buyer who pay tax for public goods in according with the benefits received from them. तो यहाँ पे एक अलग सी अप्रोच की है बोवन ने क्या कहा है, जो बोवन है M बोवन, वो ये कह रहा है कि भाई अगर पब्लिक गुड्स को कोई ज़्यादा बेनिफिट्स उठाना चाहता है तो उसको जो है टैक्स पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। वो कैसे, जैसे एक प्राइवेट गुड है, प्राइवेट गुड आप जैसे कुछ भी लगा लो, आइसक्रीम लगा लो, अगर आपको आइसक्रीम कोई पसंद है, आपको कोई एक स्पेसिफिक फ्लेवर जो है अच्छा लगता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप 10 रुपए की लोगे, आपका और खाने का मन किया तो आपने 20 रुपए की ली, फिर आप हो सकता है पूरी फैमिली के लिए 100 रुपए की लेके जाओ। ये नॉर्मल चीज़ है प्राइवेट गुड के केस में, क्योंकि वो चीज़ आपको अच्छी लगती है, उससे आपको जो यूटिलिटी मिल रही है आइसक्रीम से वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, तो इसलिए आप जो है उसके लिए प्राइस भी ज़्यादा पे कर रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें अब इसकी पब्लिक गुड की, तो पब्लिक गुड कितनी प्रोवाइड होगी, कितना इसका प्रोविजन होगा, ये प्योरली डिपेंड करता है टैक्स कलेक्शन पे, कि गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आ रहा है टैक्सेशन से तो एक अच्छी चीज़ है। अब इसमें भी एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है और वो मैं किससे पूछता हूँ, लवलीन अनम्यूट करो अपने आप को। तो जैसे मैं 2 एरिया बता रहा हूँ आपको, जैसे एक तो आपका हो गया महेंद्रगढ़, हो गया थोड़ा बैकवर्ड एरिया है ना महेंद्रगढ़ का, उस साइड का है ना, और एक आपका हो गया थोड़ा एडवांस जो काफ़ी डेवलप है, जैसे आपका मैंने फरीदाबाद ले लिया।
तो ये बताओ, फरीदाबाद में और महेंद्रगढ़ में जो लोग टैक्स देते हैं, क्या वो इक्वल देते हैं क्या, या एक जैसे टैक्स देते हैं, या टैक्स चोरी कम ज्यादा होती है, क्या लगता है? महेंद्रगढ़ में लोग टैक्स कितना टैक्स देते सर हैं? बराबर तो बताओ बताओ। हाँ सर कम है टैक्स महेंद्रगढ़ में सर टैक्स कम देते हैं लोग हाँ, और वहाँ ज्यादा है फरीदाबाद में साइड, ज्यादा देना पड़ता है। तो क्योंकि वहाँ क्यों? सर सारा डेवलप एरिया है। यस सर। तो वही चीज मैं यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ, क्योंकि टैक्स कम है महेंद्रगढ़ में तो पब्लिक गुड्स का प्रोविजन भी कम ही होगा, यही बात मैं यहाँ पे कहना चाहता था। फरीदाबाद में हर किसी को हर टाइप का टैक्स देना पड़ता है, सीवरेज के लिए टैक्स है, पानी के लिए चार्ज है, हर टाइप का चार्ज है। और जो बड़े बड़े शहर है उनकी रियलिटी बता रहा हूँ आपको, छोटे छोटे चीज लेके हर चीज पे टैक्स है, चार्जेज है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे फरीदाबाद है, फरीदाबाद में टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे फैसिलिटी भी ज़्यादा है, मेट्रो है आपका और सारी फैसिलिटी है, वो सब जो है इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ के लोग भी टैक्स जो है ज़्यादा पे करते हैं। लेकिन अगर जैसे भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, या जींद है, कोई भी लगा लो एक बैकवर्ड सा, वहाँ पे कहीं ना कहीं टैक्स जो है कम है, इसलिए उस हिसाब की फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करवाती गवर्नमेंट। तो आप ये कह सकते हो कि एक पॉजिटिव रिलेशन है दोनों का, टैक्स का और प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड का, यही चीज मैं एक कहना चाहता क्वेश्चन था सर मेरा, हूँ। हाँ बताओ। टैक्स कम कैसे होगा? जो टैक्स रेशियो है वो मतलब जो फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो चाहे वो महेंद्रगढ़ का हो या पलवल हो, भिवानी हो, हिसार हो, वासी हो, वो तो सबका सेम रहेगा। हाँ नहीं, ये है जो हाँ, बंदा जो जिसकी इनकम ही 20,000 है और टैक्स लग रहा है 50,000 के ऊपर, तो वो सीधी सी बात है, वो देगा कहाँ से? हम्म। तो अब तो ये, इसमें हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि भाई महेंद्रगढ़, या मतलब आपने एग्जाम्पल लिया महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद का मान लो, हम्म, तो इसमें हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़ टैक्स कम पे करता है और फरीदाबाद ज्यादा करता है। ये तो शायद गलत हो जाएगा सर ये बोलना तो। नहीं बोलना, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट है ना टैक्स कलेक्शन की, जो हर साल गवर्नमेंट के पास नहीं, आती है हर। कलेक्शन तो सर कलेक्शन, हाँ कलेक्शन कम होता है सर, लेकिन टैक्स कम तो अपने आप होगा अगर वहाँ के बंदों की मतलब, जैसे कि ये स्लैब बना रखी है 5 लाख रुपए की टैक्स हम्म, की मान लो, हम्म, सपोज करो, वहाँ पे बंदे हैं 1,000 बंदे हैं, जिनमें से 800 बंदे ऐसे हैं जो 5 लाख से नीचे बिलो करते हैं, हम्म, ठीक है, और फरीदाबाद में है ऐसे हैं कि 800 बंदे ऐसे हैं जो कि 5 लाख से ऊपर कमाते हैं। तो हम्म, सीधी सी बात है, कलेक्शन कहाँ का ज्यादा होगा? फरीदाबाद का होगा। लेकिन ये तो नहीं है कि वो जो 200 बंदे हैं महेंद्रगढ़ में वो टैक्स पे नहीं कर रहे, हम्म। लेकिन वो इसमें तो एक, पे तो एक कर रहे हैं, लेकिन वहां पे उनकी स्ट्रेंथ कम है तो उसके हिसाब से कलेक्शन कम होगा। सिर्फ हम यहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीएसटी की भी बात कर मतलब रहे हैं, हर टाइप का हाँ टैक्स हम कुछ यहाँ भी पे लगा लो बात सर, कर रहे हैं। जीएसटी ठीक है, हर टाइप का टैक्स। हर चीज में ही लागू होता है सर, ये हाँ। फॉर्मूला हर चीज में लागू होता है। जीएसटी भी लगा लो या फिर जो भी टैक्स है, मतलब हम्म, पानी का है, बिजली का बिल में भी टैक्स है, जो भी है, जो कुछ भी है, वो मतलब उनको जितनी फैसिलिटी है उसके हिसाब से तो वो पे कर ही रहे हैं ना। तो इसमें नहीं ये तो सर वो कहना तो शायद अकॉर्डिंग मेरे टू हिसाब से तो सभी को गलत पे ही होगा। करना है ना। नहीं, अगर अगर आपसे वो ये किसी पूछूं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग शहर में ज्यादा है या गांव में, तो आप किस में ज्यादा बताओगे कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब खर्चा पानी कॉस्ट रहने ऑफ का? लिविंग सर ये शहर खर्चा में पानी ज्यादा सर है। गांव में हाँ, ज्यादा है, गांव में ज्यादा है। नहीं, शहर में ज्यादा है क्योंकि मतलब गांव में जो खर्चा होता है वो मेहनत का हो जाता है, हम्म, मतलब सब्जी से ही लगा लो, हाँ, ठीक है, शहर में सब्जी लेके आओगे वो हर दिन आपको मतलब खरीद के लेके आनी पड़ेगी, ये तो है। ठीक है। गांव में क्या होता है कि जो एक हम बनाते हैं, कढ़ी होती है जो घर पे ही तैयार कर लेते हैं बेसन लस्सी से, हम्म, जो कचरी होती हैं, गुआर की फली होती हैं, ठीक है, जो गूंदरा बोलते हैं, इस टाइप की जो मतलब जो खेतों से जो सब्जी होती है वो लेडीज जाके खेत से लेके, मतलब उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। दूध दही लस्सी है, मतलब जो शहर में लस्सी नहीं मिलती, यहाँ पे गांव में आपस में मिलजुल के भी लस्सी से मतलब ये भी काम चला लेते हैं। तो इस तरह के खर्चे कम हैं, लेकिन हम्म, उतनी हमारे पास सुविधाएं भी कम है जितना हमारे पास मतलब, जो ये खर्चा हमारा गांव में लिविंग स्टैंडर्ड में बचता है ना, वो खर्चा हम फिर कहीं पे मतलब हमें ये मान लो ट्रांसपोर्ट से हमें कहीं बड़ी सिटी जाना है, या फिर कोई कोर्ट का काम है, या फिर रेलवे स्टेशन के मतलब टचिंग में जाना है, तो वो खर्चे उसमें ऐड हो जाते हैं। बात हम्म। तो वही आती है। ओके, सौरभ भी कुछ कह रहे थे, सौरभ बोलो, आप अपनी बात कंप्लीट करो।
ना जी, नवीन ने कह दी मेरे नाम की बात। नहीं नहीं, आप भी कुछ बोलो, अपना भी आइडियाज होते हैं, थॉट होते हैं। हाँ टाइम आगा जब बतावाएंगे जी। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे मैं ये कह रहा था कि सीधा सा रिलेशन जो है टैक्सेशन का और गवर्नमेंट जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उनका पॉजिटिव रिलेशन है। टैक्स कलेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपको फैसिलिटी भी मिलेंगी। सिंपल सी बात ये है। तो यही बात इस बोन मॉडल में बात डिस्कस हुई है कि ऐसे ही जो है, अगर आपकी एबिलिटी टू पे ज़्यादा है, टैक्सेशन अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हो तो उनको उसका बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये है जिनका एक मॉडल। इसको आप में से ये काफ़ी बड़ा तो नहीं है, नहीं ठीक है, थोड़ा एक कम जूम करना पड़ेगा। इसमें जो है मेनली हमें बात करनी है वोटिंग सिस्टम की। मतलब हम जो अगर कहीं पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और उस प्रोजेक्ट की कोई कॉस्ट आ रही है तो हम जो है डोर टू डोर सर्वे करेंगे पहली चीज़। और डोर टू डोर सर्वे में हमें 3 चीज़ें पता करनी है। पहली चीज़ पता करनी है हमें क्लास या कैटेगरी, कि कितने लोग ऐसे हैं जो हाईली इनकम ग्रुप में आते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो मिडिल इनकम ग्रुप में लाई करते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं उस एरिया में जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं। तो इनकी हम बात करेंगे कि पहली चीज़ हमें सर्वे में ये निकालनी है कि ग्रुप कितने हैं सोसाइटी में जहाँ पे वो प्रोजेक्ट लगेगा। दूसरी चीज़ क्या है, उनकी एबिलिटी टू पे, कि कितना वो पे कर सकते हैं, हमें वो भी चेक करना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान की एबिलिटी टू पे अलग अलग पाएगा। हो सकता है एक पर्सन जो है सिर्फ 100 रुपये ही पे कर सकता है, एक हो सकता है शायद 1000 करे, ठीक है। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बोवन, लिंडाल, जॉनसन, इन सब के अकॉर्डिंग, कि जो जितना ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है उसको उस प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट्स भी उसको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट आपके दिए गए हैं, पहला आपका है अंडर एलोकेशन, एन पॉइंट जो आपका है, ये स्टूडेंट इतने लेट क्यों आ रहे हैं। पहला है आपका अंडर एलोकेशन, दूसरा आपका आर पॉइंट है ऑप्टिमम एलोकेशन, और टी पॉइंट जो है आपका ओवर एलोकेशन को शो करता है। तो ना हमें ना तो एन पॉइंट पे जाना है ना हमें टी पॉइंट पे जाना है, हमें जाना है आर पॉइंट पे। और वो कैसे पॉसिबल होगा वो हम देख लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ओ एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है। ओ एक्स एक्सिस पे लिया गया है क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड जेड, और इधर लिया गया है प्राइस कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड जेड। कि कोई प्रोजेक्ट है, ये ओ एक्स जेड नाम का कोई प्रोजेक्ट है, उसकी यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है Q1, Q2, Q3, ठीक, ये इसकी क्वांटिटी है। और इधर जो है इसका प्राइस है, जो इसकी कॉस्ट लगेगी इसको सेटअप करने में। तो वो क्या है आपका PC है, PAB है, G है, F है, E है। अब हमें जो है बेसिकली जितनी ज़्यादा इसकी मतलब हमें कॉस्ट को इसी लेवल पर रखना है कि जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, हाईली इनकम ग्रुप है, तीनों जो है उसको अफोर्ड कर सके, एक्सेस कर सके। तो जो आपका ये ऑप्टिमम एलोकेशन है ये R पॉइंट पे है। R पॉइंट पे अगर आप नीचे जाते हो एक्सेस पे तो यहाँ पे Q2 दिया गया है। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट जो यहाँ पे जो है F दिया गया है। अब ये जो आप यहाँ पे 3 ये डॉटेड डायग्राम देख रहे हो A, B, C, ये क्या है, ये इंडिविजुअल्स हैं, A इंडिविजुअल्स, B इंडिविजुअल्स, C इंडिविजुअल्स, और ये कितना कितना जो है कॉस्ट पे करने को रेडी है। ये है, ये तीनों आपके जो ABC है ये जो है कॉस्ट को शो कर रहे हैं, जो हर अलग इंडिविजुअल देने को रेडी है। और ये जो आप डी कर्व देख रहे हो यहाँ पे डॉटेड, ये इन तीनों का टोटल है। ABC ने जितना भी किया ये इन सब का टोटल जो है यहाँ पे आ गया आपका डी पे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अंडर एलोकेशन करते हो तो जो लोगों ने जो आपको पैसे दिए हैं गवर्नमेंट को, उसका क्या है, आपने उनको उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं दी। मान लीजिए कि लोगों ने जो है 1000 रुपये जमा कराए, लेकिन गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स दे रही है वो 800 रुपये के हैं या 700 रुपये के हैं, तो ये क्या होगा, अंडर एलोकेशन होगा। और ओवर एलोकेशन क्या है कि लोगों ने जो है 1000 रुपये टैक्स कलेक्शन करवाया है और गवर्नमेंट जो बेनिफिट जो है 1500 के प्रोवाइड करा रही है, तो ये आपका क्या होगा, ओवर एलोकेशन होगा। ऑप्टिमम एलोकेशन तो ये है कि 1000 रुपये का आपका गवर्नमेंट के पास कलेक्शन आया है
और 1000 रुपये ही आप जो है गवर्नमेंट जो है पब्लिक को प्रोवाइड करा रही है। तो ये सारी चीज़ें इस डायग्राम में डिस्कस हुई है। उसके बाद ये टॉपिक आज तो कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ये अभी आधा ही हुआ है, तो इसका जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा मंडे को, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, फिर ये मीटिंग अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। भाई आप में से किसी को हैकिंग वगैरह आती है क्या? थोड़ी बहुत हैकिंग वगैरह कर, तो एथिकल हैकिंग आती है किसी को? क्या है करना है सर? हैक तो क्या भाई, ये इसका प्रीमियम अकाउंट चाहिए मुझे जूम का। इसमें 40 मिनट के बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है मीटिंग। हाँ, अगर इसका मैं प्रीमियम अकाउंट ट्राई करेंगे, बता देंगे आपको। हाँ, अगर इसका मैं प्रीमियम अकाउंट बाई करता हूँ तो महीने के 11,000 रुपये मांग रहा है ये मंथ के। अब 11,000 कहाँ से लेके आए प्रीमियम अकाउंट के सर लिए? मैं बताऊंगा आपको, ट्राई करके। अच्छा, फिर तो ठीक है, क्योंकि कई बार ये होता है हमारे टॉपिक बड़े होते हैं, 40 मिनट में कवर नहीं हो पाते। पहली चीज़ तो ये है देखो, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, कितना लंबा भी इसमें टॉपिक चल सकता है। दूसरी चीज़ ये है, कई स्टूडेंट जो है देखो, अभी 5 मिनट पहले भी एक स्टूडेंट ऐड हुई है, पता नहीं कौन सी, अभी लेट तक भी स्टूडेंट आ ही जा रहे हैं। तो वो कितना तो टॉपिक को समझ पाएंगे, कितना वो गेन कर पाएंगे, समझ में नहीं आती बात। भाई इतना आपको जस्ट घर पे बैठे बैठे ही आपको क्लास मिल रही है, तब भी आप टाइम पे नहीं ले पा रहे हो उस क्लास को, तो एक गड़बड़ वाली बात आपको है। जूम का वो चाहिए ना सर एक्ट? हाँ, मुझे प्रीमियम चाहिए इसका अकाउंट सर। ठीक है सर, हो जाएगा कल तक। अच्छा, चलो मेहरबानी होगी। किसी को कुछ डाउट हो इस टॉपिक में जो हमने अभी आज तक डिस्कस किया हो, पूछ सकता है। तो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम ये क्लास एंड करते हैं। अभी ये टॉपिक आधा ही हुआ है, अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो है मंडे को होगी, ठीक है? ओके सर। हाँ, मंडे को मिलते हैं हम फिर। अभी 12:20 पे हमारी एग्रीकल्चर वाली क्लास है, जो मेरे ग्रुप में है वो 12:20 पे ज्वाइन कर लेना जिसकी क्लास। ठीक है सर। ओके।